नमस्कार साथियों, मैं आज आपके बीच एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। और जैसा आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, आइडिया ऑफ भारत। उसी के अंतर्गत मैंने पहले आइडिया ऑफ भारत और कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष पे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया 2 एपिसोड में, और ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर पे। और आज जो मैं लेकर आया हूँ वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम यानी कि भारतीय शिक्षा पद्धति, जिसमें खास करके प्राचीन शिक्षा पद्धति कैसी थी उस पर बात होगी। और ये 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में हम एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका महत्व क्या था, उस पर बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम भारत में जो प्राचीन भारत से लेके मध्यकाल तक जो हमारे भारत में प्रमुख शिक्षा संस्थान हुए उन पर बात करेंगे। तो उसी इसमें आज का जो पहला जो प्रेजेंटेशन है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, मैं ये पहला वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आप सभी को पता है कि भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है वो कह सकते हैं एंशियंट टाइम से है। जैसा कि जब से हम देखते हैं सभ्यता की शुरुआत हुई, तब से हम इसके चिन्ह हमको दिखाई देते हैं। और इस सिस्टम को हम लोग यदि कहें तो जिस इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि गुरुकुल परंपरा और आश्रम में रह के ऋषि मुनि और जो गुरु होते थे अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। और ये उसी पद्धति है। हालांकि ये कहें कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो किस तरह की थी, जो कि मैंने आपसे अभी एक बात कही कि ये प्राचीन समय से हम देख पा रहे हैं। जब से हमारा ऐतिहासिक काल है, चाहे वैदिक काल है, वहां से हम देख पाते हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में भी शिक्षा की व्यवस्था रही होगी। उसका कुछ हमारे, चूंकि उनके स्क्रिप्ट्स को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हम कुछ दावे से नहीं कह पाते। लेकिन हाँ, ऐतिहासिक काल जिसको कि हम ऋग्वैदिक काल से मानते हैं, तब से हम देखते हैं कि शिक्षा का उल्लेख कई ग्रंथों में आया है और शिक्षा को लेकर बहुत चर्चा हमारे एंशियंट टेक्स्ट में हुई है। ये भी सत्य है कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा का जो आज हम स्वरूप देखते हैं, उस प्रकार से एक व्यवस्थित या सिस्टमेटिक या एक कह सकते हैं रेगुलर सिस्टमेटिक सिस्टम जो है वो हमें नहीं दिखाई देता है। वो उसका एक अभाव हमें दिखाई देता है। और शुरुआती जो हमारी जो सभ्यता रही उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो राज्य के कर्तव्य की बात नहीं थी। और ये शिक्षा जो है इसको स्वयं जो गुरु थे या ऋषि थे करते थे। और कह सकते हैं वो शायद समय भी नहीं था जबकि सभी शिक्षा के लिए जाते। बहुत लोगों का जीवन जो है पशुपालन कृषि इसमें था। तो जो व्यक्ति का की जो सोच थी वो शिक्षा के लिए सेल्फ मोटिवेटेड नहीं थे। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन बाद में हम धीरे धीरे देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है, शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता है और राज्य भी इस पे जो स्टेट भी अपना इंटरेस्ट शो करता है। और इस तरीके से फिर हम बाद में भारत में बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान, तक्षशिला हो, नालंदा हो, तथा कांचीपुरम का हो, वल्लभी हो, काशी हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, ये सब हम नाम सुनते हैं। हालांकि ये वो नाम है जिनको हम बड़े विश्वविद्यालय के रूप में या बड़े शिक्षा संस्थान के रूप में देखते हैं। इसके अलावा भी हमारे मंदिर और मठों में शिक्षा और अध्यापन का कार्य था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट में शायद उस प्रकार से उल्लेखित नहीं है। इस कारण से भी हम उस पर चर्चा नहीं कर पाते हैं। और ये कहना थोड़ी अतिशयोक्ति होगी कि बिल्कुल मैं ये कह दूं कि बिल्कुल अभाव था, तो ये भी सत्य नहीं, ये भी पूर्ण सत्य नहीं। लेकिन बाद के समय में हम देखते हैं जैसा कि राज्य इसमें रुचि दिखाता है। और गुप्त काल तक आते आते जैसे कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कई गांवों को दान दिया, उसकी स्थापना में उसकी प्रमुख भूमिका थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शिक्षा उस रूप में हमें दिखाई देती है। दूसरा जो पॉइंट है शिक्षा के महत्व पे जब हम बात कर रहे हैं साथियों, तो इसका उल्लेख हमें कई अलग अलग ग्रंथों में मिलता है। जैसे शिक्षा के को लेकर बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिन पे ये बात आई है। उनमें से कुछ श्लोक मैं आपके सामने लेकर रखा हूँ। और ये पूरे श्लोक नहीं है। अब आपको ये बताना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा विवरण नहीं है। हाँ, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे आपको समझने के लिए और आपकी सुविधा के लिए मैंने ये स्लाइड रखा है।
जिसमें बार बार कहा गया है, नास्ति विद्याशम चक्षुर नास्ति सत्यम सम तपः, यानी ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है और सत्य के समान कोई तपस्या नहीं। और ये बात हम महाभारत में देखते हैं, एंड देयर इज नो आई लाइक विजडम एंड नो ऑस्टेरिटी लाइक ट्रुथ। तो ज्ञान, ज्ञान का अर्थ विद्या से है, शिक्षा से है, और इसकी बात हम करते हैं। इसी अलावा एक और बात आती है कि मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चापि रमत्यपनीय खेदम। यह यानी कि कहना कहा क्या कि यह विद्या ही है जो माता के समान हमारी रक्षा करती है, पिता के समान हमारे लिए कल्याण के बारे में सोचती है, और प्रेमी के समान हमारे दुखों को हरती है। ये बात विद्या को लेके, शिक्षा को लेके, सी प्रोटेक्ट्स मी लाइक अ मदर, engages me in my welfare like a father, and removes my sorrows like a lover. And these things are mentioned in our ancient texts, and we can imagine that yes, there was a great importance of education at that time, but we cannot have a detailed account, detailed mention in the ancient text, but we can see the motive of that time of people, that they also know the importance of education। ये एक चीज हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट में हम देखते हैं, ये बात आती है कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनम, धन माप्नोति धनाद धर्म ततः सुखम। यानी कि नॉलेज गिव्स ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिटी टेक्स deservedness, and by being worthy one obtains wealth, and from wealth one obtains righteousness, and from its happiness। यानी ज्ञान विनम्रता देता है, विनम्रता पात्रता देती है, और योग्य होने से धन की प्राप्ति होती है, और धन से धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की बात की गई। कहने का अर्थ यह है कि तमाम उन ग्रंथों में बार बार नॉलेज को, एजुकेशन को एक प्रकार से एक्नॉलेज किया गया। इसी प्रकार से एक और जो है, अनेक संशयो छेदी परोक्षा अर्थस्य दर्शनम सर्वस्य लोचन शास्त्रम यश नास्तस्य एवं श। सुभाषित रत्न भंडार में ये बात कही गई है कि जो ज्ञान है, जो विद्या है, इसके संशय विनाशक होता है। जो हमारे अंदर में किसी भी प्रकार का जो डाउट है, उसको यदि हम वो खत्म करना है, तो वो विद्या ही है। और यदि शास्त्रों का लोचन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, तब भी वो विद्या ही है। यहाँ तक कि इसकी महिमा ये बताई गई कि जो विद्या विहीन है वो अंधा है। यानी कि इट हैज बीन ग्लोरिफाइड दैट वन हु इज विदाउट नॉलेज दैट इज ब्लाइंड, मतलब वो अंधे के समान है। यानी ये बात इन टेक्स्ट में हम देख पाते हैं। इसी प्रकार से और भी जो बातें की गई है, सद्विद्या यदि चिंता वरा को दर पुण्य, विद्या अच्छी हो तो वर के भरण पोषण की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये एक पिता की दृष्टिकोण से, जहाँ पे वह अपनी पुत्री का विवाह जिस वर से करता है, तो उसके दिमाग में भी ये बात आती है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई होगी कि विद्या यदि अच्छी हो, और यानी कि वर पढ़ा लिखा हो या ज्ञानवान हो, तो उसको उसके उसके भविष्य की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। ये बात की गई। इसी प्रकार से एक और है जो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास ताकत है। और ये आप देख रहे हैं समय के हिसाब से, जिसने अपने इसमें इंटेलिजेंस को किया, शायद दुनिया उसके साथ होती। और ये द स्ट्रेंथ वन हु हैज इंटेलिजेंस, ये बात स्वप्रमाणित भी। इसी प्रकार से और भी ग्रंथ हैं जिसमें बात आती है, विद्या तु वैदिश्य मुपार्जनयति जागृति लोकद्वय साधनाय। यानी ज्ञान हालांकि बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है और दो दुनियाओं की प्राप्ति के लिए जागृत करता है। नॉलेज जो है, जो हम एक बात कहा गया है कि इहलोक और परलोक, यानी दोनों लोकों का यदि आपको समझना है, तो आपके लिए उसके लिए नॉलेज और विजडम वो बहुत जरूरी है। शा विद्या मुक्ति विमुक्ति, वह ज्ञान है जो मुक्ति के लिए। और जब यदि आपको कहा जाता है कि जब आपके पास नॉलेज होता है, तभी आप एक प्रकार से आपकी सोच में वो लिबरेशन, वो बात आती है। और ज्ञान जो है आपको मुक्त करता है। ज्ञान का अर्थ बांधना नहीं, संकीर्णता नहीं। ज्ञान यानी कि आपको ब्रॉडनेस की ओर ले जाता है। और यही बात है कि जो नॉलेज है, आप देखिए कि जब बुद्ध बहुत परेशान थे, और जब उन्होंने चार दुखों की जो जीवन में जो दुख देखे, एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा, अ, एक सन्यासी को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, वो तब से उनकी आत्मा बहुत परेशान थे। वो सत्य को जानना चाह रहे थे।
और वो तब तक परेशान रहे, जब तक परेशान रहे, जब तक कि उनको नॉलेज, इनलाइटमेंट प्राप्त नहीं। इनलाइटमेंट क्या हुआ? इनलाइटमेंट यानी सत्य की जानकारी। उनको ये लगा कि ये दुनिया जो है मेटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, और इस दुनिया में जो हम दौड़ लगा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, और पूरा का पूरा एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जो है वो इस बात पे फोकस करता है कि हमको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है। स्पिरिचुअलिटी यानी कि हमारी सिंपल लिविंग की बात, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग की जो बात होगी, यानी कि जो नॉलेज है वो आपको लिबरेट करता है, उसको आपको मुक्त करता है। और यही बात सा विद्या या मुक्ति विभक्ति, ये बात की गई। इसी के अलावा और यस्यागमः केवल जीविकार्थे तम ज्ञानपन्य वणिजम वदंती, ये मालविका मित्र में इसका उल्लेख मिलता है। एक व्यापारी जिसकी आय केवल आजीविका के लिए होती है उसे ज्ञान का व्यापारी कहते हैं। यानी कि यदि व्यापारी भी है तो वो अपने यदि कर रहा है, मर्चेंट हुज इनकम इज ओनली फॉर हिज सेक ऑफ लाइवलीहुड इज कॉल्ड मर्चेंट ऑफ नॉलेज। वो जो अपने जीवन के लिए कर रहा है तो उसको नॉलेज के बारे में, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बातें की गई हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और बात है, ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम। सुभाषित रत्न संदेह में ये बात की गई कि ज्ञान जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र है। और साथियों, आपको बता दूं कि भारतीय समाज में यदि हम समझें कि एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा वर्ग हमारी आबादी का एक बड़ा वर्ग, उसको हाशिए पे रखा, उसको ज्ञान से मुक्त रखा गया, यानी कि शिक्षा से उसको अलग रखा गया, एलिनेट कर रखा गया। उसका परिणाम ये हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ जो हो रहा है वो गलत है या सही है। ऐसा ही हमारी आधी आबादी के साथ, यानी कि स्त्री के साथ हुआ। यदि आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि हमने उस नॉलेज को वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमने उनको नहीं दिया। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ये जो आधी आबादी थी हमारी, यानी कि हमारी स्त्री शक्ति, और दूसरा समाज का एक बड़ा वर्ग जो विद्या से वंचित रहा, उसका कारण ये रहा कि फिर वो हमारे एक प्रकार से, जो एक प्रकार से कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल्स को एक प्रकार से हमारी बौद्धिकता में एक प्रकार से बाधक ही बना रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं वो नॉलेज जब स्प्रेड नहीं हुआ सोसाइटी में, तो हम ओवरऑल हमने उस प्रकार का डेवलपमेंट भी हम नहीं देख पाते, और कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। यही कारण था कि आप देखिए, एक टाइम था कि एंशियंट टाइम में हम बहुत आगे थे, लेकिन जैसे जैसे हम संकीर्णता की ओर गए, वैसे ही वैसे, यानी कि नॉलेज को जितना हमने रेस्ट्रिक्ट किया, जितना हमने रोकने की कोशिश की, उसका दुष्परिणाम भी हम देखते हैं। दूसरी बात जो है, इसलिए कहा गया है कि ज्ञान जो है मनुष्य का तृतीय नेत्र है, और ये मुझे लगता है कि नॉलेज से ही हम बहुत सारी ऐसी चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात है विद्या विहीन पशु, यदि विद्या के, जो विद्या विहीन है, जो विद्या से नहीं है, वो पशु के समान। और ये बात इसलिए कही गई कि यदि हम, हमारे पास नॉलेज नहीं, और देखिए विद्या का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हमको अल्फाबेट्स आ जाए, न्यूमेरिकल्स आ जाए। नॉलेज का मतलब एंशियंट टाइम में ये बिल्कुल कदाचित नहीं। यदि हम इसको आज के आधुनिक शिक्षा से बात करते हैं, जिसमें कॉलेज शिक्षा की बात करते हैं, तो मैं साथियों, मेरी उस पर आपत्ति है। मैं कहूंगा कि ये वो नॉलेज की बात नहीं कर रहे। एंशियंट टेक्स्ट जो बात कर रहा है वो आपके अल्फाबेट या न्यूमेरिकल्स को जानने तक नहीं, ये बात है आपके जीवन के जो बहुत सारे, मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूं कि यदि हम शिक्षा की बात करें तो हमारे जो किसान है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास भी नॉलेज है। वो ये जानता है कि कौन सी फसल में कितना पानी चाहिए, कितना बीज चाहिए, कितना उसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए, कितना खाद चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए। ये एक पढ़ा लिखा, एक पीएचडी होल्डर व्यक्ति, एक इंजीनियर या एक डॉक्टर ये नहीं बता सकता। यानी कहना हुआ कि ज्ञान, ज्ञान जो है वो किसी अल्फाबेट का मोहताज नहीं है, किसी अक्षर का मोहताज नहीं है, किसी स्क्रिप्ट का मोहताज नहीं है। नॉलेज हम अलग तरीके से बात कर सकते हैं। तो ये जो सारे जो कॉन्टेक्स्ट मैंने हम देखा, अभी जो स्लाइड में देखा, जिस नॉलेज की बात हो रही है, ये खोखले नॉलेज से नहीं है जो आज हम किताबी नॉलेज करते हैं। इस किताबी नॉलेज ने तो हमें एक ऐसे अंधी दौड़ में दौड़ा दिया है कि हम सब एक ही, हमारा लक्ष्य एक ही, हम उस लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं, उस अनंत लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं। और जो बुद्ध कहते हैं कि हमारी जो डिजायर्स हैं, एंडलेस डिजायर्स हैं, वो दुखों का कारण है। तो ऐसा नॉलेज जो हमारे दुखों का कारण बने, तो मुझे लगता है कि वो बेकार है। लेकिन हमारा एंशियंट टेक्स्ट वो कह रहा है, ये कहने का अर्थ ये है कि हर वो आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो भी उसके पास नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है।
लेकिन ये नॉलेज को, चाहे वो किसी भी प्रकार, चाहे साइंटिफिक टेम्परामेंट, और साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी डिग्री है तो आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड जिनका होता है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं लेकिन वो बहुत स्किल्ड है, बहुत सारी चीजें ऐसा कर जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे हम नॉलेज को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, विद्या को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए बात की गई, विद्या विद्या विहीन पशु, निरुक्त में कहा गया है, वेदांग का हिस्सा है, उसके अंदर ज्ञान के बिना मनुष्य जो है पशु के समान है। और जो एक महान विद्वान है डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर महोदय, और उनकी किताब है एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, उसमें वो कहते हैं कि एजुकेशन का जो वर्तमान में, जैसे हम कहते हैं कि दो मोटिव है, दो मोटिव होना चाहिए, तो उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी दो उसके व्यापक और संकुचित, एक ब्रॉड और एक आपका नैरो, उसका जो सेंस में उसकी बात की गई है। जो ब्रॉड सेंस में जो बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि शिक्षा जो है आत्म संशोधन है, अपने अंदर संशोधन करने की आवश्यकता है। यदि हमारे अंदर अंधकार है, हमारे अंदर नॉलेज की कमी है, तो उससे हमको अपने नॉलेज, अपने को प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है, अपने को री डिस्कवर करने की आवश्यकता है। सेल्फ डेवलपमेंट की बात है, आत्म विकास की बात करना। और संकुचित अर्थ में हम कहें तो शिक्षा का अभिप्राय शिक्षण अवधि से, में विद्यार्थी प्रशिक्षण और निर्देश से, जो आज हम कर रहे हैं, जिसकी बात करते हैं कि भाई शिक्षण इतने समय होगी और इतना पढ़ाई करेगा और ये सिलेबस होगा, ये करिकुलम होगा, ये शिक्षा का संकुचित रूप। शिक्षा का जो बड़ा पैमाना है, जो एनईपी 2020 में भी जिसकी बात की गई है, वो है आपके व्यक्तित्व के विकास की बात, व्यक्तित्व के में चरित्र की बात है। और व्यक्तित्व में आपको स्किल्ड होना चाहिए, आप सोसाइटी के लिए क्या कर पाएंगे, आप समाज को क्या दे पाएंगे, मानवता के लिए आप क्या कर पाएंगे, ये शिक्षा का बड़ा लक्ष्य है। इसी प्रकार से साथियों, इस स्लाइड में भी बात की गई है, F.W. थॉमस कहते हैं कि वो भारत की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां ज्ञान प्राप्ति के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय से आरंभ हुआ और जिसका इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया। वैदिक युग के कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिक, जैसे राम मोहन रॉय से लेके ईश्वरचंद विद्यासागर और तमाम हम लोगों की बात कर रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर तक के दार्शनिक तथा शिक्षकों और विद्वानों का एक निर्विघ्न क्रम। वो बात करते हैं भारत के बारे में। जैसा मैंने आपको आइडिया ऑफ भारत में बात की थी कि बहुत सारे विद्वान भारतीयों के बारे में बात करते हैं, लेकिन थॉमस, मिस्टर थॉमस भी जो कहते हैं, वो ये भी बात को मानते हैं कि हमारी जो परंपरा है एजुकेशन को लेके, हमारा जो नॉलेज के प्रति जो हमारा एक उत्साह है, वो वैसा ही है जो आज हम देख पा रहे हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रेम हम देख पाते हैं। इसी प्रकार से वैदिक जो अल्तेकर कहते हैं, अल्तेकर एजुकेशन इंडिया में एक और जगह कहते हैं कि वैदिक युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा अच्छा पथ प्रदर्शन करती है। मैं जो पहली बात कर रहा था कि जो बड़ा बड़ा डोमेन, सिर्फ अक्षर ज्ञान या संख्या का ज्ञान या गणना का ज्ञान नॉलेज नहीं। नॉलेज जो है वो हमारे अंदर से प्रकाशमान होता है और उसको हम, वही हमको सही दिशा दिखलाता है। अब हम प्राचीन काल के जो एम ऑफ एजुकेशन की बात करें और या शिक्षा का उद्देश्य बात करें, तो सबसे पहले जो बात करते हैं तो वो ये है कि धार्मिकता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ राइटियसनेस, कि हमारा धर्म क्या है, एक छात्र का धर्म क्या होना चाहिए, और उसको ये सिखाया जाता है उस शिक्षा। और देखिए, चूंकि एम ऑफ एजुकेशन की जब बात की, चाहे हम ब्राह्मण से जो वैदिक शिक्षा है या बाद में हम बौद्ध शिक्षा, जो परंपरा में हम शिक्षा को देखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात है धर्म की बात। और धर्म कोई आ, उस प्रकार की चीज नहीं है जिसको बहुत आप, जिससे आप बहुत पलायन कर सकते हैं। धर्म, जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। धर्म से आदमी के अंदर नैतिकता की बात है, जो आगे मैं बात करूंगा, या नॉलेज की बात है, इन सारी चीजों को डेवलप करने की बात हम देखते हैं शिक्षा। दूसरा है ज्ञान और अनुभूति पर बात, इम्फेसिस ऑन नॉलेज एंड परसेप्शन। और ये जो हम क्या फील करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस, जो मैं अभी आपको कह रहा था कि किसान के पास भी वो नॉलेज है, एक कारपेंटर जो बढ़ई है वो अपने तरीके से स्किल्ड है। हर वो व्यक्ति जो अपने काम में जुड़ा हुआ है, उसका एक अपना एक नॉलेज सिस्टम है, उसका एक अपना एक्सपीरियंस है, और ये चीज जो है, यही शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा, तीसरा जो है चरित्र का निर्माण।
शिक्षा ऐसा होना चाहिए, उसमें धार्मिकता की भावना के विकास के पीछे मकसद ये है कि जब आपको उस धर्म की बात बताई जा रही है तो ये बताया जा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, डूज और डोंट्स, क्या डूज होंगे क्या डोंट्स होंगे, ये बात कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे हम हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, इसकी बात। और पूरे इस क्रम में, क्योंकि देखिए मैं आपको बात करूंगा कि पूरा जो अभी आगे हम आगे स्लाइड में बात करेंगे तो देश की बात हो रही है, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का जो मेन फोकस है, दैट इज ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग, एंड द सेकंड इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जो ओवरऑल पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है उस की बात। और पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे हो, तो डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम के महत्व की बात होगी। और श्रम का महत्व कैसे हो, श्रम का महत्व मैं आपको बताऊं कि डिग्निटी ऑफ लेबर की बात जब हम करते हैं, या उसके उसके अगले पॉइंट में नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों को ज्ञान, नॉलेज ऑफ सिविक एंड सोशल ड्यूटीज, तो ये सारी चीजें जब हम गुरुकुल सिस्टम में देते हैं तो वो बच्चा जो है गुरु के पास होता है, और वो सारा काम अपने जीवन जीने के लिए, छोटे साफ सफाई से लेके, गुरु की सेवा से लेके, अपने भोजन, गुरु के भोजन, वहां की व्यवस्थाओं को देखना, इन तमाम चीजों की एडमिनिस्ट्रेशन भी सीख रहा है वहां पे, कैसे हमको व्यवस्थित रखना है, कैसे हमको आश्रम का नियम बनाए रखना है, कैसे हमको अपने अपने लिए तथा अपने साथियों के लिए और अपने गुरु के लिए कैसे हमको भोजन की व्यवस्था करनी, ये तमाम वो चीजें हैं जो हम गुरुकुल की शिक्षा में देखते हैं। और इस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण भी हो रहा है, और सर्वांगीण विकास की जो बात है वो हम देखते हैं। और ये सारी चीजें आप देखिए एनईपी 2020 में ये बात की गई, तो जो एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई। और यदि आप इसके पीछे जाएंगे तो इसकी पहली बार जो इस एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी की बात कर रहा हूँ, उससे पहले गांधी ने बहुत पहले नई तालीम की बात की थी, यानी कि बेसिक एजुकेशन, जिसको कि हम बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। बुनियादी शिक्षा में भी इन्हीं बातों पर दिया गया, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, जो बच्चों को बचपन से ही श्रम का महत्व समझाया जाए, हेड हार्ट और हैंड का महत्व की, हेड, हार्ट और हैंड, यानी कि तीनों चीजों का एक एक आपस में सिंक्राइजेशन होना चाहिए। और और बच्चा जो है बचपन से ही काम के महत्व को समझे, काम को शर्म न, आज हमारी जो डिग्री है, आज हम जो आधुनिक काल में जो हम जिस जिस शिक्षा की बात करते हैं, वो डिग्री हमें काम से दूर ले जाती है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप अंडर ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे पास तो एक डिग्री है, अब मैं ये काम कैसे करूं। यानी कि आपकी शिक्षा पद्धति, जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, वो आपको काम करने से रोक रही है। यानी कि वो बता रही है कि काम जो है छोटा है। ये एक प्रकार का जो एक हमारे अंदर में जो फीलिंग आती है, ये मुझे लगता है इस शिक्षा का सबसे खराब पहलू। तो ये हम जो एंशियंट टाइम में देखते हैं, वो इस बात को दिखाती है कि कैसे आपको डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करनी है। इसी के साथ ही जब यदि चरित्र का निर्माण हो रहा है, व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, और हमारे जो क्या सिविक्स ड्यूटीज होंगी, क्या हमारे सोशल ड्यूटीज होंगी, हमारे समाज में हमारा क्या कर्तव्य होगा, एक अच्छे नागरिक बनने की जो शिक्षा है वहां पे दी जाती है। तीसरा, संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। शिक्षा का उद्देश्य ये भी था कि आप अपनी संस्कृति, जो संस्कृति के जो अच्छे पक्ष हैं, उसका संरक्षण कैसे करें, उसका प्रसार कैसे करें, इस पर भी बल दिया जाता है। फिर मैंने कहा कि सामाजिक कुशलता के वृद्धि, इन्हांसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, समाज में आप रहना है, समाज में लोगों के बीच में रहना है, सौहार्द स्थापित रखना है, तो वो जो स्किल है वो भी आपको इस एजुकेशन में समझा जाता है। ये शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो उद्देश्य हैं जो सबसे कोर है। और आप देखिए जो हमारा आजादी के पहले जितने एजुकेशन सिस्टम जो 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 कमेटी बनी, और उसके बाद में आजादी के बाद जो कोठारी कमीशन आया, बाद में 1986 में राजीव गांधी की सरकार के समय नई एजुकेशन पॉलिसी आई, और अभी वर्तमान सरकार में, मोदी सरकार में जो न्यू एनईपी 2020 आई है, तो तमाम उन चीजों में इन 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 जो पॉइंट्स मैंने दिया है, जो एम ऑफ एजुकेशन की बात की है, इसकी बात दिखाई देती है। लेकिन वर्तमान में एनईपी 2020 पे इस पे ज्यादा फोकस किया है। अब शिक्षा की मुख्य विशेषता को मैंने आपने कहा कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली की जो मुख्य विशेषता ये थी कि व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी दोनों उसको उसको ध्यान में रख के उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिए। फिर इसने कहा कि लोगों के बीच में ईमानदारी, आत्मनुशासन, निर्भरता, विनम्रता, ये सारे मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया। निश्चित ही है, जब चरित्र निर्माण की बात हो रही है, चरित्र निर्माण कैसे होगा, ये सारे वो गुण हैं, इनको देना होगा। और इसके अलावा
समग्र विकास और कौशल वृद्धि, यानी कि स्किल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, और जो बच्चों का स्किल इन्हांसमेंट की बात कर रहा था, जो मैं लेबर की बात कर रहा था उसकी बात, ये शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा हमारे जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक पहलुओं पे छात्रों का समग्र विकास पे बात की गई है। इसके अलावा जो शिक्षा विशेष रूप से वेद और उपनिषद की जो सिद्धांत पर आधारित थी, छात्रों को स्वयं, परिवार और समग्र रूप में समाज प्रति कर्तव्यों को पालन करने को, जो मैंने आपसे कहा कि जो सोशल स्किल क्या थे, तो बेसिकली देखिए, यदि हम एक फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल और इथिकल सारे पहलुओं पे छात्रों का जो गुरुकुल सिस्टम में सिखाया जाता था कि उन पर, और गुरुकुल सिस्टम में ही नहीं, बाद में आप देखेंगे कि बौद्ध विहार हुए या जैनों की जो परंपरा रही, उसमें भी जो एजुकेशन सिस्टम पे जो फोकस किया गया, बेसिकली इन्हीं तीन चार पहलुओं के आसपास, कि बच्चे क्या जो है उसका शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो, बौद्धिक भी हो, नैतिक पहलुओं पर उसको किया जाए। उसके बाद जो उपनिषद या वेदों में जो ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ ऐसी बातें दी गई, उससे बच्चा जो है, जो छात्र है, वो अपना स्वयं का, अपने परिवार का और समग्र रूप से समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो समझता है, वो सीखता है। और प्राचीन शिक्षा प्रणाली का जो विकास है, वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, धर्मसूत्रों से लिया गया। अब एंशियंट एजुकेशन सिस्टम का जो क्या स्वरूप था, तो यदि हम कहें तो उसमें जो वैदिक शिक्षा की बात की गई, तो उसमें यदि हम कहें कि जो वैदिक शिक्षा में विद्यारंभ संस्कार से हम बात करते हैं, कि बच्चा जब ये होता है, उसको विद्यारंभ, जब हम अक्षर ज्ञान कराते हैं तो वहां से विद्यारंभ की बात आती है। उसके बाद उपनयन संस्कार की बात आती है, तो जब बच्चे को वैदिक शिक्षा की बात करते हैं तो गुरु के पास ले जाया जाता है, और ये संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्गों के लिए अनिवार्य था। और शुरुआत में तो हम कहें तो कह सकते हैं, हो सकता है कि ऋग्वैदिक पीरियड में और शुरुआती इस दौर में सभी समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा संभव थी, और महिलाओं के लिए भी थी। लेकिन बाद में हम धीरे धीरे देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम देख पाते हैं, कि शिक्षा जो है केवल तीन जो समाज के वर्ग हैं उनके लिए तक थी। उपनयन उपनयन संस्कार की जो बात आती है, और बहुत ज्यादा हमको समाज के एक बड़ा वर्ग जो है, और ये भी मैं बता दूं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे, उसमें भी सभी शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं थे। ये वो केवल वो ही जा रहा था जिसको सेल्फ मोटिवेशन था, जिसको पढ़ने का, या तो उसके परिवार में या उसके माता पिता को लगता था कि इसको आगे विद्या के लिए भेजना चाहिए, या बच्चे के अंदर खुद सेल्फ मोटिवेशन है, तब वो जा रहा था। पूरी की पूरी आप ये कल्पना करें कि ये संभव नहीं था उस समय, या मतलब मुझे लगता है कि ये यदि आप समझ सकेंगे तो ये हर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के तमाम बच्चे नहीं जा रहे थे शिक्षा के। उनमें से कुछ लोग जो थे, जिनकी स्वयं शिक्षा थी या पढ़ने के प्रति जो रुचि थी, वो लोग इसके लिए पढ़ रहे थे। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने का एक पूरा लंबा समय होता था, और उसके बाद जब शिक्षा खत्म करके जो छात्र है घर की ओर लौटता है, तो गुरु उससे जो अंतिम जो ज्ञान देता है, और उसके बाद बच्चा जो है ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद का त्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो इसको समावर्तन संस्कार कहते हैं, जिसमें घर लौटने की बात होती है। और समावर्तन के बाद, और ये जो पूरा सिस्टम है, इसको हम गुरुकुल प्रणाली, मैं बार बार अभी अपने इसमें लेक्चर के दौरान कह रहा हूँ कि गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल में जिसमें हम आश्रम कह सकते हैं, या गुरु का स्थान जहाँ पे शिक्षा के लिए छात्र जाया करते थे, तो ऐसे आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है। और इस शिक्षा के दौरान जो है बच्चा जो है शिक्षा गुरु के पास रह के ही शिक्षा ग्रहण करता है, और इसको उस समय छात्रों को अंतेवासी और अथवा आचार्य कुलवासी भी कहा गया है। और छांदोग्य उपनिषद में जैसे हम देखते हैं, उद्दालक आरुणि के पुत्र श्वेत केतु का अध्ययन का जानकारी मिलती है, वैसे विष्णु पुराण में हमें कृष्ण और बलराम का संदीपनी आश्रम में रहकर आश्रम जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय के पहले या और भी जो संस्थाएं, तो ऐसे आश्रम में भी हम एजुकेशन सिस्टम को देख पाते हैं। पाठ्यक्रम क्या था? प्रश्न ये आता है कि गुरुकुल सिस्टम तो था, लेकिन पढ़ाया क्या जाता था? तो पढ़ाया दोनों तरीके की चीजें थी, कि एक ऐसा नॉलेज जिसमें कि हम वैदिक व्याकरण, चारों वेदों का ज्ञान, ब्रह्म विद्या, नक्षत्र विद्या, तर्क, दर्शन, गणित, इतिहास, तमाम अलग अलग, और ये जरूरी नहीं था कि एक व्यक्ति हर कुछ सीख ले। वो अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इसके हिसाब से वो चीजें सीखता था, उस गुरु के पास जाकर ये सीखने की परंपरा थी। इसके अलावा वेदांग जो है शिक्षा, कल्प,
व्याकरण, नृत्य, छंद, ज्योतिष, ये जो 6 वेदांग हैं उनके बारे में भी जानकारी। और इसके अलावा 18 शिल्पों में से प्रमुख जैसे गायन है, वादन है, चित्रकला है, नृत्य है, गणना है, मूर्तिकला है, धनुर्विद्या है, सैनिक शिक्षा है, ऐसे तमाम, चिकित्सा, कृषि, विधि। तो ये पूरा बड़ा डोमेन, जैसे आज हम विश्वविद्यालयों में कल्पना करते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उस पे उसमें हम अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं कि शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता था वो बहुत विस्तृत है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर छात्र जो है हर नॉलेज को प्राप्त करे। वो अपनी इच्छा के हिसाब से और अपनी रुचि के हिसाब से कुछ चीजें प्राप्त कर सकता था। ये करिकुलम की जो बात मैंने की। टीचिंग मेथड क्या था? टीचिंग मेथड की यदि बात करते हैं तो टीचिंग जो मेथड है वो मौखिक परंपरा थी। खास करके कुछ चीजें जो थी वो याद कराई जाती थी, जैसे वैदिक जो मंत्र है या उपनिषदों की चीजें हैं तो उनको याद भी कर, जैसा आज भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज हम याद नहीं करते। आज भी हम, हमारे पास, हाँ ये बात सही है कि आज हमारे पास स्क्रिप्ट है, किताबें हैं, तो हम उन चीजों को याद कर पढ़ते हैं और पढ़ के याद करते हैं। चाहे आप इन वीडियो के माध्यम से इनको पढ़ के याद करते हैं चीजों को, उस प्रकार से वहां। हाँ, लेकिन उस समय चूंकि स्क्रिप्ट की बात थी कि हो सकता है कि लिपि की खोज नहीं हुई थी और चीजें ट्रांसक्रिप्ट नहीं हो पाती थी, तो उस समय जो सीखने का तरीका ये होता था, गुरु जो ज्ञान देता था उसको याद कर लिया और उसको उसी उसी परंपरा में फिर वो ज्ञान आगे बढ़ जाता। और ये भी बात सही है कि भारत में श्रुति परंपरा रही है, और गुरु के द्वारा सुन के शिष्य सीखते थे, शिष्य अपनी परंपरा में आगे भी बढ़ा करते थे। और दूसरी बात कि वो जो चीजें याद की जाती थी उसमें उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फोकस किया जाता था। इसके अलावा तर्क वितर्क, वाद विवाद का भी शिक्षा में स्थान होता। इसके साथ जो मैं आपको कह रहा हूँ कि शिक्षा का ये एक पहलू जिसमें आपको याद करना और तमाम चीजें हैं, जिसको कह सकते हैं थियोरिटिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये था कि चाहे धनुर्विद्या हो, संगीत हो, नृत्य हो, या जो शिल्प की बात है, या जो चिकित्सा की बात है, उसके लिए वो प्रैक्टिकल, मतलब कह सकते हैं वो व्यवहारिक ज्ञान था, जिसको उस प्रकार से सिखाया जाता है। तो एक प्रकार से जो टीचिंग मेथड है वो सिर्फ मौखिक परंपरा पे नहीं, मौखिक परंपरा तो ठीक है, जो चीज याद करने वाली चीज है उसको याद कर लिया जाती है, लेकिन दूसरा जो था, दूसरा ये था कि उसको उस आश्रम में रह के, उस गुरुकुल में रह के उसको प्रैक्टिकली किया जाता। फिर अध्ययन की अवधि क्या थी, इस पे इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, और ग्रंथ अपनी अपनी बातें करते हैं, और ये जरूरी नहीं कि ये फिक्स भी हो, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये माना गया है कि 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, तो 24 वर्ष की आयु तक बच्चा जो है वहाँ शिक्षा लेता था। उसके बाद उसमें माना गया है कि वेदों के सीखने के लिए एक वेद के लिए 12 वर्ष का समय था, 4 वेद करना है तो 48 वर्ष की चाहिए। ये अलग अलग बातें हमको टेक्स्ट में दिखाई देती हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि 25 वर्ष तक जो बच्चा है वो ब्रह्मचार्य आश्रम में रह के शिक्षा ज्ञान प्राप्त करता था। और मैं उसकी बहुत इसमें नहीं जाऊंगा, डीप डाउन नहीं जा रहा हूँ, बहुत चीजों को नहीं लेके जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि स्नातक स्तर के जो बच्चों हैं उनको जानने के लिए इतना काफी है कि शिक्षा की जो अवधि है, अब हम मान लीजिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 वर्ष तक का माना गया, उसमें शिक्षा होता था। अलग अलग जातियों के हिसाब से समय दिया गया है कि इसका उपनयन संस्कार इतने वर्ष में होता था, ये सच चीजें हैं। तो ये बहुत जनरलाइज फैक्ट नहीं है कि हर हर टेक्स्ट में मिल रहा है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि शिक्षा का एक एक अवधि थी, और उसको सीखने के बाद जो छात्र है, जब उसका पढ़ाई होती थी उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, और चाहे तो वो अविवाहित रह के भी कि गुरु की भांति या अपने जीवन में आगे बढ़ सकता था। अब बात करें गुरु शिष्य से संबंध कैसे थे, यदि जो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन कैसा था, वो रिलेशन बिल्कुल जैसा कि हमारे समाज में एंशियंट टाइम से बहुत रेस्पेक्टेबल है। आज भी मैं ये भी मानता हूँ कि टीचर को बहुत रेस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, चाहे स्कूल का टीचर हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो। एक टीचर के प्रति, और टीचर रेस्पेक्ट तब गेन करता है जब वो अपने नॉलेज के साथ, अपने 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 बिहेवियर से, अपने कैरेक्टर से, अपनी चीजों से एक एग्जाम्पल सेट करता है। तो मुझे लगता है कि एंशियंट टाइम में भी जो गुरु थे वो एक एक लेवल था उनका, और अपने कैरेक्टर से, अपने बिहेवियर से, अपने कर्म से लोगों के, मतलब बच्चों के सामने एक उनका एक इमेज हुआ करता। और ये माना जाता है कि राजा भी गुरु को बहुत सम्मान से देखा करते। और ये भी बात सही है कि बहुत सारे जो गुरुकुल हैं, बहुत सारे जो गुरु के आश्रम हैं, और तमाम शिक्षा के संस्थान राजाओं के अनुदान पे चलते थे।
इसका बड़ा कारण ये था कि गुरु के प्रति और उस विद्या के प्रति, उस नॉलेज के प्रति एक प्रकार का रिस्पेक्ट दिखाई देता है। धर्म ग्रंथों में बार-बार गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई है और ये भी एक का आता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दियो बताए। ये बात कहा गया है कि गुरु और गोविंद यानी कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। मैं किसके पैर करूं? तो फिर कहते हैं कि गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दियो बताए। तो मैं तो गुरु के ही पैर करूंगा क्योंकि आप ही वो गुरु थे जिन्होंने मुझे गोविंद का रास्ता बताया, यानी भगवान का रास्ता बताया। तो इस प्रकार से हम सब देखते हैं कि हमारे बहुत सारे टेक्स्ट में, बहुत सारी चीजों में ये बातें आती है, लोक परंपरा में भी हम देख पाते हैं इस बात को। और गुरु को पिता, गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान माना है। और गुरु का दर्जा बहुत ऊपर रखा गया, ये हम देख पाते हैं। तो साथियों, ये जो आपसे जो मैंने आज बात की, अ, शिक्षा के महत्व के बारे में बात की, एंशिएंट टाइम में उसके उद्देश्य में बात की, और साथ ही साथ जो वैदिक परंपरा में जो जो शिक्षा की बात थी, या सनातन परंपरा में जो जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, तो वो हम उसका कुछ हिस्से पर हम बात कर पाए हैं। और मेरा मानना है कि ये आज जो मैंने आपसे बात की है, इसको मैं और कंटिन्यू करूंगा अपने अगले वीडियो में, जिसमें कि मैं शिक्षा के कुछ सिद्धांतों पर बात करते हुए जो प्रमुख भारत के प्रमुख शिक्षा संस्थान हुए उन पर बात करूंगा। और आप ये वीडियो देखते रहें, लगातार कमेंट करते रहें, और आप जैसा फीडबैक देंगे उसके हिसाब से मैं आगे फिर आऊंगा। और please keep watching and keep commenting and share my videos, and please do watch my next video. Thank you so much for watching me. Thank you.